अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, मेरे पास कुछ क्यूरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर 2007 में एक एनालिसिस का सवाल है एडवांस अकाउंटिंग के हवाले से बीकॉम में, जिसमें आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ और नो इफ़ेक्ट के हवाले से एक सवाल दिया गया। अच्छा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्योंकि उसमें आपका कुछ रेशोज़ पूछ लिए गए, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूछ ली गई। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आप देख लें, सीख लें, ताकि उसके जितने भी मज़ीद पॉइंट्स हैं वो आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। सिर्फ आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दी जाए कि हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज है, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बच्चा फ़ौरन क्लिक कर जाएगा, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, वो थोड़ा जो डिफरेंस आया पैटर्न से, जो 2007 का सवाल है रेगुलर का एनालिसिस के हवाले से। ऐसा सवाल आता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। जैसे ये एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई कंपनी लिमिटेड कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें 10 ट्रांजेक्शन आपको दी गई है, 10 पॉइंट दिए गए हैं। अच्छा, मैं 10 पॉइंट ऐसे तो सॉल्व करके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं एक वीडियो में नहीं दे सकता। तो एक सिर्फ आपको एक तरीका बताया जा रहा है ताकि आप इस सवाल को किस तरह पढ़ना है, किस तरह सॉल्व करना है, ये देख लें। ये नंबर 1 ट्रांजेक्शन आपके पास लिखी हुई है, 10 ट्रांजेक्शन है जिसमें से नंबर 1 ट्रांजेक्शन आपके पास लिखी हुई है, सोल्ड ऑन अकाउंट, उधार पे इन्वेंट्री बेची गई है। सोल्ड ऑन अकाउंट इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹72,000 फॉर ₹65,000। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन दी गई है। अब इस ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है उधार पे माल बेचा गया है जिस माल की कीमत थी 72,000, यानी कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कीमत थी 72,000 और रिसेवेबल की कीमत थी 65,000 रुपये। सर, ये मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें इस ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि हमारी इन्वेंट्री की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो कितनी थी 72,000 और हमारा जो रिसेवेबल था वो कितना था 65,000। यानी कि मेरा जो रिसेवेबल इम्पैक्ट कर रहा है वो 65,000 से कर रहा है और मेरा जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इम्पैक्ट कर रही है वो 72,000 से कर रही है। ठीक है, दो एसेट इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, एक अकाउंट रिसेवेबल और एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब इसके बाद वो आपसे पूछते हैं इंडिकेट द इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट। अगर कोई इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको इंक्रीज़ लिख दो, जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको डिक्रीज़ कर दो, जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उस पर नो इफेक्ट। किन चीज़ों के ऊपर? करंट रेशो, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिस बच्चे ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी हुई है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में पता होगा। अच्छा, करंट रेशो पूछा गया। करंट रेशो का सिंपल फार्मूला आपको पता है। करंट रेशो का फार्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो का फार्मूला क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी और नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पूरी आपकी स्टेटमेंट बनती है। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको इन चारों चीज़ों पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा मैं आपको ज़रा सा डिटेल में समझा दूँ। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आगे के फर्दर 10 पॉइंट जो है वो इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब आपने इसमें दो चीज़ देखी बेटा, एक रिसीवेबल की बात की गई है और एक इन्वेंट्री की बात। तो आपने दो चीज़ें ओपन कर ली। एक कॉन्सेप्चुअल सवाल समझने के लिए देखिए, आपका रिसीवेबल कितने का 65,000 का और आपकी इन्वेंट्री कितने की 72,000 की। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास क्या हैं? ये दोनों चीज़ें मेरे पास क्या हैं? करंट एसेट हैं। ठीक है, करंट एसेट्स हैं। अब करंट एसेट क्यों है मैंने इसलिए आइडेंटिफाई कर दिया क्योंकि ऊपर करंट रेशो पूछा गया आपसे, क्विक रेशो पूछा गया और वर्किंग कैपिटल पूछा गया है। ठीक है, अब करंट एसेट क्यों है ये मैंने बता दिया भाई। रिसीवेबल 65,000 रुपये का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वेंट्री 72,000 की इम्पैक्ट पड़ रही है। करंट एसेट आपके पास दोनों आपके पास क्या है? करंट एसेट है। ठीक है, अब आप ये देखें रिसीवेबल, अभी आप ये देखें, सिर्फ गौर करें, आपके पास जो रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है वो कितने से हो रहा है? वो कितने से हो रहा है? 65,000, यानी कि आपका जो रिसीवेबल है वो इंक्रीज हो रहा है 65,000 से। अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो रहा है 65,000 से। अच्छा, इन्वेंट्री आपके पास कितने से जा रही है? 72,000, यानी कि आपके अदर हैंड पे जो करंट एसेट है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो डिक्रीज हो रहा है 72,000 से और एक एसेट आपके पास इंक्रीज हो रहा है 65। दोनों करंट एसेट हैं, दोनों का इम्पैक्ट किस पे जाएगा बेटा? करंट एसेट्स के ऊपर जाएगा। तो करंट एसेट एक जगह बढ़ रहा है, एक जगह कम हो रहा है, तो नेट इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है करंट एसेट के ऊपर ज़रा हम देख लेते हैं।
अकाउंट सेल मेरे पास 65,000 है जो मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा करंट एसेट बढ़ रहा है 65,000। और अगले हैंड पे अनदर हैंड मेरे पास इन्वेंट्री डिक्रीज़ हो रही है 72,000 से। तो 65,000 माइनस 72,000, तो मेरे पास जो नेट डिफरेंट आता है वो कितना आता है 6,000 नेगेटिव। तो मेरे जो करंट एसेट के ऊपर नेट डिक्रीज़ आ रहा है वो कितना आ रहा है 6,000 रुपीज़। 65,000 से मेरा रिसीवेबल बढ़ रहा है और 72,000 से मेरा इन्वेंट्री कम हो रहा है। तो नेट इम्पैक्ट जो मेरे करंट एसेट के ऊपर आ रहा है वो कितना आ रहा है 6,000 नेगेटिव। अभी 6,000 रुपये मेरे करंट एसेट में कमी आ रही है, तो ज़्यादा जब करंट एसेट में कमी आएगी तो करंट रेशो के ऊपर चेंज आएगा। एसेट कम होगा, जब मेरा एसेट कम होगा तो ज़्यादा से करंट रेशो पे इम्पैक्ट आएगा, कोई रेशो पे भी इम्पैक्ट आएगा, वर्किंग कैपिटल पे भी इम्पैक्ट आएगा। अब करंट रेशो पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो पूछ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज या नो इफेक्ट। अब मेरा जो करंट एसेट है, करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट दोनों है, मेरा रिसीवेबल भी है और इन्वेंट्री भी है। अब दोनों पे जो मेरा नेट डिफरेंट आ रहा है वो 6,000 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि मेरा करंट एसेट में कमी आ रही है 6,000 से। तो ऑब्वियसली बात है मेरा करंट रेशो भी डिक्रीज कर जाएगा। मेरा करंट रेशो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मैंने आंसर आपको बता दिया, ये देखें करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये आपके पास करंट रेशो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब क्विक रेशो क्या है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट में आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री शामिल नहीं होती। क्विक एसेट के अंदर मेरे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री शामिल नहीं होती। तो अगर मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हटा दूं तो 65,000 का इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे क्विक एसेट के ऊपर, जो इंक्रीज कर रहा है, जो मेरे क्विक एसेट को बढ़ा रहा है। तो क्विक एसेट को बढ़ा रहा है तो क्विक एसेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा, इंक्रीज का इम्पैक्ट जाएगा। इसी तरह वर्किंग कैपिटल पे अगर जाया जाए तो वर्किंग कैपिटल नेट डिफरेंस ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है जब मेरे पास डिफरेंस करंट एसेट का नेगेटिव में जा रहा है तो मेरा करंट वर्किंग कैपिटल भी क्या जाएगा, डिक्रीज जाएगा। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, अब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज क्यों जा रहा है, इसलिए इंक्रीज जा रहा है क्योंकि बेटा जब हम देखते हैं आपका रिसीवेबल या कोई भी करंट एसेट बढ़ता है, सही है, किसी भी करंट एसेट में इजाफा होता है या एसेट होता है तो वो नेगेटिव में आता है। जब आप वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट दिखाते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर तो आपके पास करंट एसेट अगर बढ़ रहा होता है तो आप उसको नेगेटिव में दिखाते हो, और अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रहा होता है तो आप उसको क्या दिखाते हो, पॉजिटिव में दिखाते हो। तो मेरे पास रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है 65,000 से, तो मैंने नेगेटिव साइन लगाया। अब मेरे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट एसेट है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जब मेरे पास करंट एसेट है तो मैं क्या करता हूँ, 72,000 कम हो रहा है तो मैं उसको क्या पॉजिटिव साइन में दिखाता हूँ। जिस बच्चे ने कैश फ्लो पढ़ी हुई है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जब मैं नेट वर्किंग कैपिटल निकालता हूँ तो उसमें करंट एसेट के जो इंक्रीज और डिक्रीज के इम्पैक्ट होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव में दिखाने पड़ते हैं। अगर मेरा कोई भी करंट एसेट इंक्रीज कर रहा है तो उसको मैं नेगेटिव में दिखाता हूँ, अगर मेरा कोई भी करंट एसेट डिक्रीज कर रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रिसीवेबल मेरा इंक्रीज कर रहा है तो मैं नेगेटिव 65,000 लिखूंगा, और अगर इन्वेंट्री डिक्रीज करे तो मैं पॉजिटिव 72,000 लिखूंगा। तो दोनों का जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो 6,000 पॉजिटिव आएगा, जो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बढ़ा देगा 6,000 रुपये से। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सवाल था बेटा, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन किया गया है, बाकी के 9 पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं इस सवाल के अंदर, वो आप से खुद हो जाएंगे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए चले। उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो लिहाजा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इंशाल्लाह आपको फर्दर सवाल भी समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट किस तरह क्लियर करना है, किस तरह सवाल को समझना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट के लिए कि किस तरह सवाल रीडिंग की जाती है और किस तरह सवाल को सॉल्व किया जाता है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।